प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करे। थैंक यू। मिथडेल रोड पर जोगेश के जाने के बाद निधि और गौरदास ने राहत की सांस ली। गौरदास कार से उतरने ही वाला था कि एक टैक्सी से एक आदमी उतरा। गौरदास उसे देखते ही पहचान गया। हरमन गिल यहाँ आ गया था। गौरदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हरमन, तुम वापस आ गए। ध्रुव और निधि भी हरमन को देखकर चौंक गए। हरमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि ध्रुव और निहाल अपनी परेशानी खुद हल कर लेंगे, लेकिन मामला थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। गौरदास ने हरमन की बात सुनकर गहरी सांस ली। हरमन को वो अच्छे से जानता था, लेकिन मदद मांगने में उसे संकोच हो रहा था। हरमन अब एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुका था। हरमन ने आगे कहा, मैंने जांच की है, राइजिंग सन ग्रुप, जिसे अब सोलियल सोसाइटी कहा जाता है, तभी उसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था। गौरदास ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है। हरमन ने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने शीश महल को चुना ताकि मोरे फैमिली को फायदा हो। गौरदास ने हल्के से हंस दिया। शुरू में मैंने सोचा था कि ये आम बात है, अब मुझे लगता है कि ये जाल था। हरमन ने सिर हिलाया। हाँ, ये एक जाल था। वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया। गौरदास ने चौंकते हुए पूछा, क्या मोरे फैमिली की उस फैमिली के साथ मिली भगत थी? हरमन ने हल्के से कहा। पता करना होगा। ध्रुव मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मुझे सोलर सोसाइटी के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। हरमन ने सिगरेट जलाते हुए कहा, तो चलो आज ही चलते हैं, सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। इधर विकास नगर में मोरे फैमिली के बंगले पर मोरे फैमिली के एक मेंबर ने कहा, जोगेश, मुझे पता चल गया है कि हरमन कहाँ जा रहा है। जोगेश ने ठंडी हंसी में कहा, क्या ये साफ हो गया है कि वो सोलेल सोसाइटी की ओर जा रहे हैं? हमें उन्हें वहाँ पहुँचने नहीं देना चाहिए। क्या सब तैयार है? मोरे फैमिली के सभी लोग हरमन और गौरदास के लिए तैयारी कर रहे थे। जोगेश के बगल में बटलर ने सिर हिलाया और कहा, चलो चलें और हरमन को सबक सिखाएं। जोगेश का खून खौल रहा था और उसने फैसला कर लिया था कि अब कुछ करना ही होगा। जोगेश ने कहा, सोलेल सोसाइटी के लोगों को तैयार रहने के लिए कहो। जैसे ही हरमन वहाँ पहुँचता है, वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। ये कहने के बाद जोगेश ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और दरवाजे की ओर चल दिया। जल्द ही सोलेल सोसाइटी को मोरे फैमिली से हरमन के आने की खबर मिल गई थी। सोलेल सोसाइटी के लोगों ने आपस में सवाल किया, ये हरमन कौन है और हमें उसे क्यों रोकना चाहिए? ये सुनकर उनके बीच बैठे टाइसन ने सीरियस होते हुए कहा, हरमन मोरे फैमिली का दुश्मन है, हमें तैयार रहना चाहिए। सुबह होते ही एक कार सोलेल सोसाइटी के बेस की ओर बढ़ी। गेट पर मौजूद लोगों ने ध्रुव और गौरदास को अंदर जाने दिया। गौरदास को पहचानते ही सभी लोग चौकन्ने हो गए थे। उन्हें देखकर टाइसन ने पूछा, गौरदास, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरदास ने टाइसन का मजाक बनाते हुए कहा, मैं हरमन को रोकने आया हूँ। टाइसन ने हरमन का मजाक उड़ाते हुए कहा, गौरदास, तुम सोसाइटी से निकाले जाने के बाद अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब तुम खराब हो गए हो, गलत लोगों के साथ संगति कर ली है। हरमन ने टाइसन की बातों को नजरअंदाज कर दिया और टाइसन को हरमन का अनदेखा करना अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में आ गया और उसने हरमन को गाली बक दी, पर वहीं खड़ा ध्रुव अपने पापा को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ध्रुव ने हाथ चलाया और अगले ही पल टाइसन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हरमन के बगल में बैठे आदमी ने धीमी आवाज में कहा, सर, आपका बेटा तो कुछ ज्यादा ही तेज है। जवाब में हरमन ने मुस्कुरा दिया। टाइसन को पटखनी देने के बाद ध्रुव ने सोलेल सोसाइटी की बिल्डिंग के अंदर जाते हुए पूछा, यहाँ का इंचार्ज कौन है? ध्रुव के इतना कहते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी बोमन बाहर आया। उसने आते ही गौरदास को पहचानते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, मुझे आपसे फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव ने बोमन से सीधे मुद्दे की बात की। मुझे पता करना है कि उस समय वोटिंग में क्या हुआ था। तुम्हारे पास केवल 3 मिनट है। बोमन ने गुस्से में कहा, यू आर नॉट वेलकम हियर, यहाँ से चले जाओ। ध्रुव ने जवाब दिया, तो तुम हम पर बेरहम होने का इल्जाम मत लगाना। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी हरमन ने अपना फोन निकालकर किसी को फोन मिलाया। हेलो जोशी जी, मैं हरमन बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास अभी सोलर सोसाइटी की बिल्डिंग में आने के लिए आधा घंटा है। ये सुनकर बोमन पूरी तरह से हैरान रह गया। जोशी जी सोलेल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, पर हरमन की कॉल पर जोशी जी भी 10 मिनट में वहाँ पहुँच गए। जैसे ही रेंज रोवर प्रवेश द्वार पर रुकी, जोशी ने तेजी से कार का दरवाजा खोला और हरमन की ओर दौड़ पड़ा। सोलेल सोसाइटी का प्रेसिडेंट इतनी जल्दबाजी में था कि किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। जोशी हाँफते हुए हरमन के सामने आकर बोला, हरमन, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। जोशी ने फिर कहा, हरमन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता देते, मैं पूरी करता। हरमन ने सीधे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और गौरदास के मामले की सच्चाई सारी दुनिया को बताओ। तुम प्रेसिडेंट हो, इसलिए मुझसे ये मत कहना कि तुम सच्चाई नहीं जानते। हरमन बहुत सख्त भाषा में बात कर रहा था। जोशी हैरान था कि क्या जवाब दे। जोशी ने डरते हुए कहा, मैंने मिस्टर वर्मा के बारे में सुना है, लेकिन सच्चाई नहीं जानता। हरमन ने जोशी पर अपनी नजरें टिका दी। जोशी डर से कांप रहा था। हरमन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा,
अगर तुम सच्चाई बताओगे तो सोलन सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने रहोगे, वरना सोसाइटी ही नहीं रहेगी। जोशी सोच में पड़ गया। उसे पता था कि हरमन की धमकी को इग्नोर करना बेवकूफी है। हरमन ने आगे कहा, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, सोचकर बताओ कि जेल जाना बेहतर है या शमशान जाना। हरमन ने दबंगाई से कहा। जोशी अपने दांत पीस कर कुछ बोलने ही जा रहा था कि मोरे फैमिली के लोग भी आ गए। जोगेश चिल्लाया, हरमन, क्या तुम्हें पता है कि ये कैसी जगह है? तुम्हें लगता है तुम यहाँ भी राज कर सकते हो? हरमन ने शांति से कहा। क्या तुम्हें कोई शक है? सोलेल सोसाइटी और मोरे फैमिली के सदस्य हैरान खड़े थे। हरमन के बगल में बैठा आदमी फिर झुककर बोला, सर, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, क्या मैं उसे खत्म कर दूं? हरमन ने उसे देखकर कहा, जोगेश मेरा पुराना दोस्त है, पहले उसे बोलने दो। पर इससे पहले कोई कुछ बोलता जोशी समझ गया था कि उसे किस तरफ जाना है। जोशी ने तुरंत गौरदास के आगे घुटने टेकते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, उस समय बहुत से लोग फायदा कमाने के लिए अंधे हो गए थे। भले ही मुझे पता था, पर यह सच है कि मैं अभी इसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं थी। मैं हरमन का भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर वो वापस नहीं आया होता तो मैं अपना भेष नहीं उतार पाता और न ही तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका होता। जोशी की अपनी बात खत्म करते पूरी सोलेल सोसाइटी हैरान रह गई, खासतौर पर वो लोग जो उस समय घटना की सच्चाई जानते थे। अगर जोशी आज से पहले कभी ऐसा कहता तो शायद उसकी जान चली जाती, पर आज हरमन का हाथ उस पर था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था। हरमन के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकती थी? जादुई ताकत, मैजिकल पावर। जोशी की बातें सुनकर गौरदास ने धीरे से कहा, थैंक्स। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जोशी का ये रूप देखकर जो शख्स सबसे ज्यादा हैरान था वो था जोगेश। वो किसी से भी बेहतर जानता था कि जोशी के सच बोलने का क्या मतलब था। जोगेश ने चिल्लाते हुए कहा, जोशी, क्या तुम पागल हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जोगेश ने अपना कंट्रोल खो दिया था और सीधे आगे बढ़कर बोला, अगर तुम फेमस होना चाहते हो तो तुम मुझे सीधे बता दो, लेकिन अगर तुमने बकवास की तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बाद तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उस समय हरमन धीरे धीरे जोगेश की ओर बढ़ते हुए बोला, चिंता मत करो जोगेश, जब मैं उस समय इंद्रजीत कौर के साथ मिला था तो तुमने जानबूझकर हमें अलग करने की कोशिश की थी। मुझे अभी भी याद है कि वो तुम्हारी पत्नी थी जिसने मोरे फैमिली के घर में इंद्रजीत कौर पर तेजाब फेंका था, है ना? उसका नाम विनीता मोरे है ना? इस समय हरमन बहुत गंभीर और दबंग लग रहा था। वो अपना 20 साल पुराना बदला लेने के लिए तैयार था। ये सुनकर जोगेश ने डरते हुए पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? हरमन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा कि निराशा क्या होती है। फिर उसने कहा, फोन उठाओ। जोगेश हैरान था। हरमन किसका फोन उठाने के लिए कह रहा था जबकि कोई फोन आया ही नहीं था। पर तभी जोगेश का फोन सचमुच बज उठा। जोगेश ने अपने फोन की तरफ देखा और पाया कि ये सोलेल सोसाइटी के विदेश के ऑफिस से कॉल थी। ये कॉल दुबई से आ रही थी। जब हरमन ने देखा कि जोगेश कॉल का जवाब नहीं दे रहा है तो हरमन ने फिर से कहा, कॉल अभी उठाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? इतना कहते ही जोगेश ने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या जोगेश मोरे बोल रहे हैं? जब फोन पर आवाज आई तो जोगेश हैरान रह गया। उसने पहले कभी इस शख्स की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन वो फोन से बता सकता था कि उससे बात करने वाला आदमी कोई आम आदमी नहीं है। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें 2 बातें बताने जा रहा हूँ। पहली बात, जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय समय पर होनी चाहिए। अगर उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो सोलेल ग्रुप और सोलेल सोसाइटी तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अगर तुम इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाए तो हमारे सारे रिश्ते भी यहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मत करो, मेरा मतलब है कि कभी भी मिस्टर गिल को नाराज मत करो। ये शब्द सुनकर जोगेश का दिमाग फटने वाला था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मोरे फैमिली की बर्बादी का बम थी। जोगेश ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? दूसरी तरफ वाला शख्स हंसा फिर बोला, अगर मिस्टर गिल नाराज हो गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम समझ पा रहे हो या मैं तुम्हें किसी और तरीके से समझाऊं? जोगेश को समझ में आ गया था कि हरमन ने कोई बहुत बड़ी चाल चली थी, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं हो पा रहा था। सोलेल ग्रुप के पीछे के लोग हरमन से कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस आदमी ने आगे कहा, मैंने सोलेल सोसाइटी के सभी बड़े लोगों को वहाँ भेज दिया है। कुछ 16 लोग हैं और उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके बाद फोन पर दूसरी तरफ वाले शख्स ने कहा। इस बार जोगेश पूरी तरह से हैरान रह गया। ये दुनिया बहुत पागल है। जब जोगेश ने देखा कि वो शख्स फोन काटने वाला था तो उसने जल्दी में कहा, 1 मिनट रुको, मुझे एक सवाल पूछना है। दूसरी तरफ वाला शख्स 1 सेकंड के लिए रुका और जोगेश के कुछ कहने से पहले ही बोला, जितना कहा उतना करो, और फोन काट दिया। फोन कॉल के बाद जोगेश वहीं जम गया था। वो एकटक हरमन को देख रहा था। हरमन उसकी उम्मीद से परे था। हरमन ने उसे कोई भाव नहीं दिया। हरमन की आंखें जल रही थीं। उसने कहा, जोगेश, तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। तुम इतने घटिया हो कि मैं तुम्हें निशाना भी नहीं बनाना चाहता। अगर तुम्हारी पत्नी ने इंद्रजीत पर तेजाब नहीं फेंका होता
तो मैं तुम्हें कभी याद भी नहीं करता। पर इस बार मैं बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं अपना पूरा बदला लूंगा। इतना कहकर हरमन ने फिर से पूछा, तुम्हारी पत्नी विनीता कहाँ है? विनीता का नाम सुनकर जोगेश गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। हरमन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर हरमन पहले की तरह शांति से बोला, मेरा एक उसूल है कि मैं किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी पत्नी पर कोई हमला करेगा तो मैं किसी भी नियम को तोड़ सकता हूँ। जोगेश का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वो अपनी पत्नी विनीता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे दिखावा करना पसंद था और अगर उसे नुकसान पहुंचाओ तो वह हमेशा बदला लेती थी। दरअसल जिस दिन से उसने मोरे फैमिली में शादी की तब से वो इंद्रजीत कौर से नफरत करती थी। इंद्रजीत कौर काफी खूबसूरत थी। उस समय शायद वो यहाँ की सबसे खूबसूरत औरत थी। जब विनीता मोरे फैमिली में आई तो उसे इंद्रजीत से चिढ़ हो गई थी। वो हमेशा इंद्रजीत के साथ बदतमीजी से पेश आती थी। इतना ही नहीं, मोरे फैमिली से बाहर निकाल दिए जाने के बाद भी विनीता ने उसे छोड़ा नहीं था। तभी जोगेश को विनीता की कॉल आई। फिर विनीता ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, हनी, श्रीवास्तव फैमिली ने मुझे तुरंत तुमसे तलाक लेने का ऑर्डर दिया है। जोगेश के चेहरे पर मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई। वो मोरे फैमिली का मुखिया था। उसकी शादी विनीता के साथ काफी समय पहले हुई थी और वो एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। जोगेश ने विनीता से पूछा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। विनीता, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत बिहेव किया? हम इतने लंबे समय से साथ हैं। तुम्हें पता होगा कि तुम अकेली हो जिसकी मुझे परवाह है ना? विनीता की आवाज धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। उसने कहा, प्यार कुछ नहीं होता है जोगेश, क्योंकि तुम अच्छे से जानते थे कि मैंने तुम लोगों को कितना फायदा पहुंचाया है, इसलिए तुम मेरी परवाह करते थे और तुम्हें करनी भी चाहिए। पर अब मुझे तलाक लेना है। जोगेश के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो अपनी पत्नी विनीता की बात से राजी था। विनीता हमेशा से गुस्सैल स्वभाव की थी और उसके स्वभाव के कारण आज उसे तलाक लेना पड़ रहा था। उस दिन अगर विनीता ने इंद्रजीत पर तेजाब न फेंका होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। लेकिन जोगेश जानता था कि वो उसे कभी तलाक नहीं देगी, चाहे कितना भी बुरा हो जाए। वो विनीता को खो नहीं सकता। उस रात विनीता घर नहीं आई। जोगेश बार बार उस शख्स की बात को याद कर रहा था। गिल फैमिली में किसी को नाराज मत करो, किसी को भी नहीं। विनीता को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। उसे चारों ओर से प्रेशर दिया जा रहा था। लगभग सभी इन्वेस्टमेंट, सभी बिजनेस उसके तलाक का इंतजार कर रहे थे। तलाक होने तक विनीता और जोगेश का सारा इन्वेस्टमेंट चौपट हो जाएगा। विनीता ने इंद्रजीत पर तेजाब फेंका था, उसे घर से, प्रॉपर्टी से बाहर निकलवाया था और अंत में उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया था। और इस बारे में लगभग सभी से उसने बात भी कर ली थी और सभी ने एक ही बात कही, गिल फैमिली को नाराज मत करो। अगले दिन विनीता जोगेश से मिलने गई। हनी, विनीता कार से उतरी और सीधे जोगेश के पास पहुंची। जोगेश विनीता को देखकर बहुत खुश था। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, विनीता, हरमन से कहो कि मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। मोरे फैमिली ने उस समय जो किया उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज उसे इसके बारे में बताओ। चलो जल्द से जल्द तलाक ले लेते हैं, ठीक है? विनीता हैरान थी। उसे लग रहा था कि जोगेश परेशान होगा, वो जोगेश को मनाएगी, पर जोगेश उसे तलाक देने की इतनी जल्दी में था और विनीता ये देखकर निराश हो गई थी। ये सच था कि विनीता और जोगेश के बीच प्यार था। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, इसलिए उसने सिर हिलाया और उससे कहा, चिंता मत करो हनी, भविष्य में हमारे पास पैसे हो या ना हो, अगर हम साथ हैं तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, चलो हरमन से हमें एक मौका देने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम सभी कुछ हद तक मोरे फैमिली के सदस्य हैं। चलो उससे माफी मांगते हैं कि वो हमें जाने दे। मुझे लगता है कि माफी मांगने पर वो माफ कर देगा। उसकी बातें सुनकर जोगेश का चेहरा उदास हो गया। उसने नाराजगी से कहा कि वो मानने वालों में से नहीं है, पर फिर भी एक बार ट्राई करके देख लो। हरमन गिल के सामने, मिस्टर गिल, मैंने इंद्रजीत कौर के साथ जो कुछ भी किया वो सच में गलत था। लोग हमेशा लालच में अंधे हो जाते हैं। आज मैं आखिरकार अपने होश में आ गई हूँ। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, इसमें जोगेश का कोई रोल नहीं था और मुझे लगता है आप हमारे बच्चों को इससे जोड़कर नहीं देखेंगे। सारी गलती मेरी है। मैंने ही इंद्रजीत कौर पर एसिड फेंका था। मैंने ही उनके बारे में अफवाहें फैलाई थी और उसे बदनाम किया। मुझे अपने किए पर अफसोस है। जब विनीता ने बोलना खत्म किया तो वो सच में अपने घुटनों पर बैठ गई थी। वहीं जोगेश को ऐसा लग रहा था जैसे विनीता अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय हरमन से जोगेश पर रहम करने की भीख मांग रही थी। विनीता आगे बोली, हमें माफ कर दे। आप चाहें तो मुझ पर तेजाब छिड़क सकते हैं। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार भी सकते हैं। कैसे भी मेरे गलत कामों की सजा मुझे दीजिए। मैं आपसे जोगेश को माफ करने की भीख मांगती हूँ। उसे एक मौका दें। ऐसा कहने के बाद विनीता ने हरमन के पैर छू लिए। दोनों अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, पर हरमन ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझता था। हरमन ने उनकी तरफ खंजर फेंकते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग ही आपस में मिलकर कोई फैसला कर लो। तुम दोनों में से किसी एक को मर जाना चाहिए। ये खंजर उठाओ और अपनी जान ले लो। ये देखकर जोगेश हैरान रह गया था। विनीता जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी वो भी चौंक गई।
विनीता एक बिगड़ैल लड़की की तरह थी जो बात करते और काम करते समय कभी भी अंजाम की चिंता नहीं करती थी। लेकिन विनीता ने जमीन पर पड़े खंजर को हाथ भी नहीं लगाया। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं मरने के लायक हूँ जोगेश, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। जैसे ही विनीता ने ऐसा कहा, जोगेश ने पहले ही जमीन पर पड़े खंजर को उठा लिया था। फिर उसने कांपते हाथों से उस खंजर को विनीता की छाती की ओर बढ़ाया। जैसे ही खंजर विनीता की छाती में घुसने वाला था, विनीता ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। फिर उसने अचानक से जोगेश के हाथ से खंजर छीन लिया। इससे पहले कि जोगेश कुछ कर पाता, विनीता ने अपने ही हाथों से उस खंजर को अपनी छाती में घुसेड़ दिया और अगले पल खून की धार बहने लगी। इसके साथ ही विनीता के मुंह से भी खून आने लगा। उसने दिल में खंजर घोंपा था। विनीता के खून थूकने के बाद दर्द से उसने दांत पीसते हुए कहा, हनी, मुझे पता है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, लेकिन मैं ही हूँ जिसने गलती की थी। अब तुम्हें बच्चों की देखभाल अकेले ही करनी होगी। जोगेश सदमे में विनीता को देखता रहा। एक शब्द भी बोल नहीं पाया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। विनीता ने खंजर से खुद को मार डाला था। इतना ही नहीं, विनीता को इस बात की भी चिंता थी कि जोगेश खुद को दोषी महसूस करेगा। उस पल जोगेश को लगा जैसे उसके दिल में भी किसी ने छुरा घोंप दिया हो और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वास्तव में रो रहा था। हरमन अपने दुश्मनों के लिए कभी नर्म रुख नहीं अपनाता था। फिर हरमन ने उदासीनता से अपना सिर पीछे घुमाया और ध्रुव से कहा, ये याद रखना ध्रुव, अपने दुश्मनों के प्रति नर्म होने का मतलब है अपनी फैमिली की परवाह न करना। जोगेश को लग रहा था कि विनीता के मरने के बाद हरमन उसे जाने देगा। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक शख्स की आवाज आई। 1 मिनट रुको। ध्रुव ने भी आवाज की ओर देखा। वो शख्स गिल एम्पायर के किसी बड़ी पोस्ट पर लग रहा था। उसे देखकर जोगेश की आंखें चौड़ी हो गईं और वो जोर से हंस दिया। ये माइटी 7 का सिंबल है। उस शख्स के सूट में लगे बैज को देखकर जोगेश ने कहा। वो शख्स माइटी 7 में से कोई एक था। जोगेश समझदार इंसान था। वो अच्छी तरह जानता था कि गिल फैमिली ने उसे क्यों भेजा था। वो ध्रुव के लिए ही यहाँ आया था। जोगेश ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है ध्रुव, अपना ख्याल रखना। फिर जोगेश ने उस आदमी की ओर हाथ बढ़ाकर हंसते हुए कहा, हेलो, मैं मोरे फैमिली से जोगेश हूँ। मैं मोरे फैमिली की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद जोगेश वहाँ पहुँच गया। जोगेश को लग रहा था कि उसके दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त था। उसे लग रहा था कि अब हरमन भी अपने बेटे को नहीं बचा पाएगा। हरमन ने गहरी सांस लेकर ध्रुव की ओर देखकर पूछा, क्या वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है? ध्रुव ने सिर हिलाया। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने पूछा, पापा क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? हरमन ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो वेस्टलैंड से आया है। माइटी 7 में से कोई एक है। दरवाजे पर उस आदमी की नजर ध्रुव पर टिकी थी। उसने अपना बैज दिखाते हुए कहा, ध्रुव, तुमको अपनी सजा सुनने के लिए हमारे साथ वेस्टलैंड आना होगा। उसे आज अपनी सजा स्वीकार करनी थी जब सोलेल सोसाइटी गॉडदास का नाम साफ करने जा रही थी। लेकिन उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि उसके बोलने से पहले हरमन का गार्ड जोगेश के सीने में चाकू घोंप देगा। अगले ही पल हर जगह खून फैल गया। हालांकि उस शख्स के साथ आए लोग डर से कांप रहे थे। हरमन ने उनके सामने किसी को मारने की हिम्मत कैसे की? अभी उस शख्स के यहाँ आने से पहले आमरा फैमिली उससे मिलने गई थी। आमरा फैमिली को उम्मीद थी कि माइटी 7 ध्रुव के साथ नरमी से पेश आएगा। खासकर अनिका के पापा ने उन्हें बहुत कुछ समझा बुझा कर भेजा था। लेकिन हरमन ने वेस्टलैंड से आए माइटी 7 के उस शख्स की जरा सी भी इज्जत नहीं की। वो शख्स अभी भी गुस्से भरी आंखों से हरमन को घूर रहा था। वो ध्रुव के साथ साथ जोगेश को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए तो वो इस समय आया था। हरमन ने उसके आने का कारण पूछा। जवाब देते हुए उस आदमी ने हरमन को गुस्से से देखकर कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? हरमन ने उसे सीधे अनदेखा कर एक सिगरेट निकाली और जलाई। फिर उसने धुआं छोड़ते हुए गुस्से से फुफकारते हुए कहा, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ। उस शख्स को माइटी 7 में अपनी पोस्ट पर बहुत घमंड था, पर हरमन ने उसे जाने के लिए कह दिया था। उस शख्स ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? कौन हो तुम? तुमने उसे मार डाला जिसे हम ले जाना चाहते थे। इसके अलावा तुम मुझसे जाने के लिए भी कह रहे हो। हरमन ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बेखौफ अंदाज में कहा, मेरा नाम हरमन है। ये नाम उस शख्स ने कभी पहले नहीं सुना था और उसे लगा कि शायद हरमन वेस्टलैंड के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए उसने अपना परिचय दिया और माइटी 7 का भी नाम लिया। जिसे सुनकर हरमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वेस्टलैंड दिलचस्प है। क्या ये बहुत पावरफुल है? शक्ल से तो नहीं लगते। हरमन की बात सुनते उस शख्स ने अपने साथ आए लोगों से हरमन पर हमला करने को कहा और हरमन से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि वेस्टलैंड को डिसरिस्पेक्ट करो? तुम कितने बड़े मूर्ख हो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके साथ आए लोग हरमन के बगल में पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो हरमन पर हमला कर पाते, उनकी मौत हो चुकी थी। हरमन के साथ आया शख्स उन दोनों से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। वेस्टलैंड से आया वो शख्स पूरी तरह से हैरान था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेस्टलैंड के लोगों को मारने की? दूसरी तरफ हरमन मुस्कुरा दिया। उस आदमी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तुमने हमारे लोगों पर हमला किया है। ध्यान से सुन लो, मैं वेस्टलैंड के वेज ग्रुप से हूँ। हरमन ने सिर हिलाते हुए पूछा, ओह, तो तुम वेस्ट ग्रुप से हो। अब समझ में आया कि तुम इतने घमंडी क्यों हो।
वेस्ट ग्रुप में तुम किस पोस्ट पर हो? उस आदमी ने खुशी से जवाब दिया। मैं एक फिल ग्रोन हूँ। वो अभी और कुछ भी बताने जा रहा था कि हरमन ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और थोड़ा रुककर हरमन बोला, आज अभी इसी समय से तुम वेस्ट ग्रुप के सदस्य नहीं रहे। अपना सामान पैक करो और अभी बाहर निकल जाओ। जब उस आदमी ने ये सुना तो हैरान रह गया। हरमन फैसला कैसे ले सकता था? उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। उस आदमी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी ये चाल बेकार है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला तो एक आवाज आई, अनीश, आज से तुम्हें वेस्ट ग्रुप से निकाला जाता है। मिस्टर रहेजा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इस समय वेस्ट ग्रुप के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे में आप मुझे इस तरह से फायर कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप राजदान परिवार फैमिली के साथ पंगा ले सकते हैं? अनीश, तुमसे किसने कहा था आज सोरेल ग्रुप जाने के लिए? ऊपर से जगन रहेजा वेस्ट ग्रुप का एक मैनेजर था, लेकिन अपनी कंपनी के लोगों को वो ऐसे ही बुलाता था। मुझे वेस्ट ग्रुप से ऑर्डर मिला था मोरे फैमिली को बुलाने के लिए। सोलेल सोसाइटी के चेयरमैन गौर दास के उस समय के इंसिडेंट को मीडिया के सामने बताने जा रहा था। आप और मैं दोनों ही बिजनेसमैन हैं। भले ही मैं आपकी जितना पैसा नहीं बनाता, लेकिन आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि एक बिजनेसमैन के तौर पर हमारी सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो क्या है? बिना किसी शक के ये एक अच्छी बात नहीं है अगर इस तरह की चीज एक्सपोज हो जाती है तो। तुम्हें क्या लगता है कि ये मामला इतने बड़े वेस्ट ग्रुप पर असर डालेगा? बेवकूफ हो तुम अगर तुम ऐसा सोचते हो तो क्या मैं वेस्ट ग्रुप के कनेक्शंस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ? मोरे फैमिली शीश महल की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है, इसलिए मुझे इस तरह के इंपॉर्टेंट कनेक्शन को डिफेंड तो करना ही था, है ना? इसलिए मैं सोलेल सोसाइटी आया था। मेरा मानना है कि सोलेल सोसाइटी में सबको पता होना चाहिए कि पास्ट में मोरे फैमिली ने क्या किया है। एक बार सोलेल सोसाइटी को सच पता चल जाएगा तो गौरदास के नाम पर लगा हुआ दाग मिट जाएगा। इसके अलावा ये मोरे फैमिली की रेपुटेशन पर भी असर डालेगा। इस मामले को अकेला छोड़ दो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच में हरमन गिल नाम का एक आदमी आ गया है। ये नाम इतना जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं तो मैंने ये नाम सुना है। क्या ये कोई जाना माना बिजनेसमैन है? खैर, चाहे वो जो कोई भी हो, लेकिन आज के मामले में तो मुझे दखल देना ही देना था। नहीं तो अगर एक छोटे बिजनेसमैन के द्वारा वेस्ट ग्रुप दब गया तो लोग वेस्ट ग्रुप के बारे में क्या सोचेंगे? अनीश की बात सुनकर एक पल के लिए जगन रहेजा हैरान हो गया था। दरअसल उससे पहले इस बारे में पता नहीं था। वो तो बस अनीश को कांटेक्ट करने के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। आफ्टर ऑल अनीश के पास अभी भी उसके सपोर्ट में राजदान परिवार था। लेकिन इस पल जैसे ही जगन ने हरमन गिल का नाम सुना, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। ठीक है, बहुत हुआ। वहाँ से अभी इसी वक्त निकलो। पर क्यों? क्या हरमन गिल शीश महल वापस चला गया है? हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मिस्टर रहेजा, क्या आप हरमन गिल को जानते हैं? अनीश के सवाल को सुनकर जगन रहेजा कांपे बिना नहीं रह पाया और उसे अनीश के इस बेवकूफी भरे सवाल पर थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या मैं हरमन गिल को जानता हूँ? क्या मैं हरमन गिल को जानने के लिए क्वालिफाइड भी हूँ? अगर मैं होता तो ऑफ कोर्स उसे जानना चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने तो उसके बारे में बस केवल कुछ चीजें सुनी हैं। अनीश, मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसे तुम बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हरमन गिल शीश महल में लौट आया है, इसलिए मोरे फैमिली उन्हें आज रात बर्बाद होना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हरमन गिल इस लायक है कि वो हम सबको बर्बाद कर दे। जगन की ऐसी टोन सुनकर जैसे मानो वो कोई फॉर्मल नोटिस दे रहा हो, अनीश की पूरी बॉडी कांप गई और उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? अनीश, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमसे किसने कहा है मोरे फैमिली की मदद करने के लिए, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि साथ में राजदान फैमिली भी बर्बाद हो जाए तो यहीं पर रुक जाओ, नहीं तो बाद में तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। इतनी जल्दी? क्या आप श्योर हैं कि मोरे फैमिली बर्बाद हो जाएगी? हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, नहीं तो हम लोग करोड़ों की शर्त भी लगा सकते हैं। और इस बार अनीश पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि जगन को उससे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद फिर अनीश पलटा और हरमन गिल के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मिस्टर गिल, मुझे अभी इस फोन को आंसर करने देने के लिए थैंक यू। मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन फिर भी हरमन गिल ने अनीश को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स के हॉल में हनीत, मोरे फैमिली के विकास नगर के घर को जला दिया है। क्या तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे? इस बार हरमन गिल के लौटने का मकसद विकास नगर की मोरे फैमिली नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो किसे टारगेट कर रहा है? जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसका टारगेट पूरी की पूरी मोरे फैमिली है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ये नहीं कहते कि इंद्रजीत तुम्हारी बेटी है तो मोरे फैमिली आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही होती। तुमने ही दुश्मन को जाने दिया और ये मुसीबत सर पर मोल ले ली। दिलीप की बात सुनकर हनीत खामोश था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक शांति थी, मानो उसे ये बात पता थी कि अभी नहीं तो कुछ समय के बाद ये होना लिखा ही था।
मैंने तुमसे कहा था कि हरमन गिल के साथ निपटने के लिए गुहा फैमिली की मदद लो, लेकिन तुमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हमारे डैड जो इतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं वो आकर अब इस मैटर को सॉल्व करें? मैंने कुछ नहीं किया है। वेल, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि तुमने क्या किया है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंद्रजीत मेरी बेटी है, इसलिए मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम विकास नगर के लोग पूरी तरह से बेकार हो। मैंने क्या किया है? मैंने ऑलरेडी वेस्टलैंड के लोगों को कांटेक्ट किया है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भले ही हरमन गिल के पास बहुत पावर है, लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। अगर वो एक पॉपुलर आदमी हुआ भी, तब भी जब वो शीश महल में आएगा तब उसे मोरे फैमिली की बात सुननी ही पड़ेगी। पर दिलीप ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया और उस लाइव ब्रॉडकास्ट में 2 लोग मौजूद थे। उनमें से एक सोलेल सोसाइटी का चेयरमैन था और दूसरा था गौरदास। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर दिलीप को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया है। अभी 1 सेकंड पहले वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये कैसे हो सकता है? दिलीप को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए उसने बहुत एफर्ट लगाए थे। यहाँ तक कि उसने बहुत सी कंपनीज का इस्तेमाल भी किया था ताकि राजदान फैमिली एक्शन ले। जिन लोगों को दिलीप ने इस्तेमाल किया था वो लोग वेस्टलैंड के वेज ग्रुप से थे, जो सोलेल ग्रुप को बस केवल एक ही शब्द में बर्बाद कर सकते थे। और यही वजह थी कि दिलीप को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी पावर होने के बावजूद वो नाकाम कैसे हो सकता है। जैसे ही दिलीप को इस बात का एहसास हुआ कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है, उसने तुरंत ही अनीश को फोन लगाया। क्या बात है, तुम अभी तक वहाँ पर गए नहीं? इस बात को इग्नोर करते हुए कि अनीश वेस्टलैंड से है, दिलीप ने सीधा उससे सवाल किया। अनीश को भरोसा नहीं हो रहा था कि दिलीप उसे डांटने की हिम्मत कर रहा है। मैं नहीं गया? मैं वहाँ पर क्यों नहीं गया? दिलीप, मैं ऑलरेडी तुम्हारी मदद करने के लिए गया था। तो फिर क्यों गौरदास अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया? दिलीप, तुम बस केवल मोरे फैमिली को दोष दे सकते हो कि उन लोगों ने एक मॉन्स्टर को नाराज कर दिया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मोरे फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। वेल, मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी अपनी कब्र खोदनी शुरू कर देनी चाहिए। अनीश की बात सुनकर दिलीप का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें वाकई लगता है कि मोरे फैमिली को बर्बाद करना इतना आसान है? मेरा तुम्हारे साथ मजाक करना जरूरी है क्या? तुमसे मजाक करके मुझे क्या फायदा मिलेगा? दिलीप ने अनीश की बात पर गौर किया और उसे रियलाइज हुआ कि अनीश की बात सही है। ये तो ऐसा क्यों ना करें? क्या तुम वेस्टलैंड से ये कह सकते हो कि एक बार हमारी मदद कर दें? मैंने सुना है कि अगर हम गिल एम्पायर को ज्वाइन कर लेंगे तो अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ हम वेस्टलैंड में एंटर कर सकते हैं। इस तरह से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमें हाथ भी लगाने की। अफसोस, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद अनीश ने सीधा फोन रख दिया था। जाहिर सी बात है कि वो खुद को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करने वाला था। अनीश ने सीधा दिलीप के मुंह पर फोन रख दिया। यह देखकर दिलीप का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वेस्टलैंड के लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। उसे लगा था कि वेस्टलैंड के लोग उसके ट्रम्प कार्ड थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उन लोगों को उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसी समय पर सोलेल सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन का चेहरा इस समय बहुत ही ज्यादा सीरियस था। बाद में जब दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स आए तो उन सभी को महसूस हो रहा था कि कहीं पर कुछ तो अजीब था और सब एक दूसरे से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बात क्या थी जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और फिर अगले ही पल सबकी नजरें स्टेज पर टिक गई। वहाँ स्टेज पर एक और आदमी मौजूद था, गौरदास। और गौरदास को वहाँ पर देखकर ऑडियंस में पूरी तरह से सभी हैरान रह गए थे। इस तरफ ध्रुव की कार से निधि वर्मा नीचे उतरी। निधि को लगा था कि उसके दादाजी के मामले को सॉल्व करने में कम से कम कुछ सालों का समय तो लग जाएगा। आफ्टर ऑल ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जैसे ही निधि कार से नीचे उतरी उसे ऐसा लगा जैसे ध्रुव उनके साथ मजाक कर रहा था। और फिर उसने अपनी आंखों में डाउट के साथ ध्रुव को देखा। क्या तुम श्योर हो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। लेकिन निधि अभी भी टेंशन में ही थी। भले वो वहाँ पर एक फॉर्मल सूट में आई थी, लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद निधि फिर ध्रुव के पीछे पीछे वेन्यू पर गई। निधि वर्मा खूबसूरत थी और अपने गुस्से और बेरहमी के लिए फेमस थी और यही वजह थी कि उसके वेन्यू में आते ही सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया और सभी उसके बारे में बात करने लगे। लेकिन निधि ने सभी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इस तरफ स्टेज पर सोलेल सोसाइटी का चेयरमैन ऑलरेडी तैयार था। उसने गहरी सांस ली और फिर वो माइक्रोफोन के करीब गया। गौरदास उसके ठीक बगल में खड़ा हुआ था और उसे देखकर चेयरमैन ने पूरी इज्जत के साथ उसके सामने अपना सिर झुकाया। वो जानता था कि इस मामले का चेयरमैन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर चेयरमैन सच बता देता है तो उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आज मैं मिस्टर वर्मा के नाम पर लगे हुए दाग को साफ करना चाहता हूँ।
उसी समय पर मोरे फैमिली के मेंबर्स भी उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। जब मोरे फैमिली के सभी लोगों ने ये देखा तो वो सबके सब हैरान रह गए और चाह कर भी वो लोग अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। रोको, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकना ही होगा। इसे अभी इसी वक्त रोकना होगा। अगर गौरदास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लौट आया तो मोरे फैमिली हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। हर कोई अच्छे से जानता था कि उस जमाने में मोरे फैमिली ने क्या किया था। और केवल इतना ही नहीं बल्कि सब लोग ये भी जानते थे कि एक बार गौरदास ने अपनी पावर हासिल कर ली तो फिर मोरे फैमिली का क्या होगा। यहाँ तक कि अगर गौरदास ने अपनी पुरानी दुश्मनी को जाने भी दिया और उसके बाद मोरे फैमिली को माफ भी कर दिया, पर फिर भी मोरे फैमिली का अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लोग ये भी अच्छे से जानते थे कि अब वो लोग चाह कर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक नहीं पाएंगे। मोरे फैमिली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख ही रही थी, तभी कोई उनके घर आया। जो आदमी इस समय मोरे फैमिली के घर के बाहर खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि हरमन गिल था। हरमन गिल खुद पर्सनली मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर आया था और हरमन गिल को वहाँ पर आता हुआ देखकर वो सब के सब हैरान रह गए। दरवाजे के पास मोरे फैमिली का एक मेंबर टहल रहा था। वो हरमन गिल को वहाँ पर देखकर चौंक गया। हरमन गिल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नर्वस मत हो, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। वहाँ खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने हरमन गिल का रास्ता रोकने की कोशिश की। आपको यहाँ अंदर आना अलाउ नहीं है। मैं तो यहाँ पर बस केवल चाय पीने आया हूँ, इसमें गलत क्या है? क्या मैं अंदर जाकर चाय भी नहीं पी सकता? बिना परमिशन के किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। उस दिन मोरे फैमिली ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। सोलेल सोसाइटी एक्चुअल में हरमन गिल की मदद कर रही थी, जो कि एक ऐसी चीज थी जो मोरे फैमिली ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ तो क्यों ना मैं इस पूरी की पूरी जगह को जलाकर राख कर दूं। इस तरह से अंदर मौजूद लोग अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। हरमन गिल की बात सुनकर एक पल के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड की बोलती बंद हो गई। उसी समय मोरे फैमिली के घर में दिलीप और भी कहीं ज्यादा हैरान था। ये समय मोरे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो लोग कुछ भी गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं बस यहाँ पर हाथ धरे बैठकर कुछ भी नहीं करूँगा? तो फिर क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं, मैं बस केवल ये सोच रहा था कि क्योंकि हरमन गिल ने विकास नगर वाले मोरे फैमिली के घर को जला दिया है तो उसका अगला टारगेट जरूर ही मोरे फैमिली का हेडक्वार्टर्स होगा। तो तुम्हें ये समझना होगा, है ना? वेल, तुम्हें क्या लगता है कि मोरे फैमिली की छुपी हुई पावर और बाहरी मदद के साथ हरमन गिल फिर भी घमंड में रहेगा? इनफैक्ट ये दिलीप मोरे का आखिरी कार्ड था, हरमन गिल के अगेंस्ट लड़ने का उसका ट्रम्प कार्ड। लेकिन हनीफ दिलीप की बात सुनने के बाद भी खामोश रहता है। अभी मैंने गार्गी से कहा है कि वो गुहा फैमिली जाए। उस समय जब जोगेश ने तुम्हें राय दी थी कि तुम जाकर गुहा फैमिली से कोऑपरेट करो तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? दिलीप की बात सुनकर हनीफ कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू। बस अकेले ध्रुव के साथ निपटने के लिए गुहा फैमिली के साथ कोऑपरेट करना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अपने से छोटे को तंग करने के लिए क्या तुम्हें कर्मा का डर नहीं है? कर्मा जूनियर? तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। भूलो मत कि वो गिल फैमिली का बेटा है। तुम भूल गए कि उस समय भी उसने लड़ने के लिए हमारे सभी तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद भी हमारा गिल फैमिली से कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम हरमन गिल और इंद्रजीत जैसी दो पावरफुल इंसानों को सप्रेस भी कर देते हैं, तब भी अगर हम गलत तरीके भी इस्तेमाल करें, तब भी अंत में गिल फैमिली ऑलमोस्ट हमारा सफाया कर देगी। वो ध्रुव एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। अभी दिलीप ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तब तक गार्गी ऑलरेडी वापस आ गई थी। गार्गी, सब कुछ सेटल हो गया है क्या? लेकिन गार्गी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने में अच्छे नहीं नजर आ रहे थे, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता था कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रही थी। गुहा फैमिली ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। गार्गी की बात सुनकर दिलीप हैरान रह गया था और उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या मतलब है उनका? उन लोगों ने हमसे मिलने से मना क्यों कर दिया? उस जमाने में तो वो लोग मदद के लिए हनीफ के सामने भीख मांगते थे और हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते थे। मोरे फैमिली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और हर एक हिस्सा एक शहर में लोकेटेड था। वो चारों शहर सबसे बड़े भाई दिलीप, दूसरे भाई हनीफ, छोटी बहन गार्गी और चौथे भाई ब्रजेश के मैनेजमेंट के अंदर थे। दिलीप एक बहुत ही लंबा और स्ट्रॉन्ग आदमी था। वो हमेशा ही अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था और चीजों को हमेशा एक ही ऑर्डर में करता था। मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि गुहा फैमिली के हेड वो क्या? वो पौधों को पानी दे रहे हैं। गार्गी की अपनी बात खत्म करते ही दिलीप पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी चीज हो रही थी और वो लोग ये कह रहे हैं कि फैमिली का हेड पौधों को पानी दे रहा है और इसीलिए वो गार्गी से मिलने नहीं आया। और वहाँ ब्रजेश की क्या सिचुएशन है?
ब्रिजेश गया था ना गिल एम्पायर वालों से मिलने। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस समय हरमन गिल को कंट्रोल कर सके? वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। हमारा उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि वो नाकाम हो गया हो। दिलीप, क्यों ना हम खुद ही हरमन गिल के साथ निपटे। मैंने नोटिस किया है कि वो इस बार अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं आया है। मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में इनविंसिबल है। गार्गी की बात सुनकर दिलीप ने अब एक गहरी सांस ली और फिर आगे कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों, पर दिलीप को अब एक डर सा लगने लगा था, जैसे कि कहीं पर कुछ गलत होने वाला है। और अभी उसे वो डर महसूस हो ही रहा था कि तभी गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड तेजी से भागता हुआ अंदर आया। तुमसे अंदर आने के लिए किसने कहा? हरमन गिल? ये हरमन गिल का कोई हमशक्ल है क्या? इतनी जल्दी ये शीश महल में कैसे आ गया? उसने तुम्हें अंदर आने के लिए क्यों कहा? उसने कहा है कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप सब लोग तैयार रहें। किस बात के लिए तैयार? अपने मरने की। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से ये बात सुनकर पूरी की पूरी मोरे फैमिली गुस्से में तमतमा गई। उन लोगों के हिसाब से हरमन गिल ने अपनी हद पार कर दी थी और उसी समय हरमन गिल भी चलता हुआ वहाँ अंदर आ गया। और हैरानी की बात ये थी कि वो अपने साथ अपना गार्ड तक लेकर नहीं आया था। घर के अंदर एंटर करते हरमन गिल ने अपने चारों ओर देखा और फिर जोर से हंसा, जैसे मानो उसकी हंसी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। वाह, सब लोग यहाँ पर हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? हरमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स में आने की? मुझे याद है कि आजकल मोरे फैमिली एक ग्रैंड डिनर की तैयारी कर रही है ना? तो क्यों ना तुम एक क्विक मीटिंग रख लो और कोई रास्ता सोचने के लिए उन्हें तुम्हारी मदद करने दो। क्या? हरमन गिल ने दिलीप की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चलता हुआ दिलीप की तरफ गया। उससे लिस्ट ली और उसने उस लिस्ट को देखा। ये मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर की नेम लिस्ट है ना? वेल, ऐसा क्यों नहीं करते? इन लोगों में से अगर तुम किसी एक को भी कॉल करने में कामयाब हो गए तो यूं समझ लेना कि मैं हार गया हूँ। हरमन गिल की बात सुनकर मोरे फैमिली के घर के हॉल में मौजूद हर कोई हैरान हो गया। मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर की लिस्ट में मौजूद लोग भले ही मोरे फैमिली के लॉयल बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, लेकिन वो लोग बिना किसी शक के शीश महल के सबसे अमीर आदमी थे। ऐसे में भले ही हरमन गिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मोरे फैमिली को नहीं लगता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरे शीश महल को कंट्रोल करके उन्हें मोरे फैमिली के डिनर में आने से रोक सके। तुम बस इंतजार करो। उसके बाद दिलीप चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया और अपने सामने मौजूद असिस्टेंट के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट की बॉडी डर के मारे कांप गई। सर, आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है? इसमें अच्छा क्या नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? क्या इतनी बड़ी मोरे फैमिली अकेले हरमन गिल से डरेगी? ठीक है सर, मैं अभी ये करता हूँ। इतना कहने के बाद वो असिस्टेंट तुरंत ही वहाँ से चला गया और दिलीप ने फिर पलटकर मोरे फैमिली के नौकर को देखा। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर हरमन गिल के लिए चाय बनाओ। दिलीप की बात सुनकर वो नौकर कुछ पलों के लिए हैरान होकर कंफ्यूजन में वहाँ पर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या हुआ? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? हरमन गिल इतनी दूर से आया है और हम उसे चाय भी ना पिलाएं? दिलीप की बात सुनकर वो नौकर फिर तुरंत ही वहाँ से तेजी से भागकर चाय लेने के लिए चला गया। मिस्टर गिल, इस चाय को मोरे फैमिली ने कलेक्ट किया है, प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए। उस नौकर की बात सुनकर हरमन गिल ने उस चाय को सूंघा और फिर अपनी गर्दन हिला दी। वो ये बता सकता था कि वो चाय वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। दरअसल मुझे इस तरह की चाय की आदत नहीं है, तुम बस मुझे कोई मामूली चाय दे दो। क्यों, क्या हुआ? डर गए क्या कि कहीं इस चाय में जहर तो नहीं है? डर? वेल, मुझे इस चाय का टेस्ट नहीं पसंद है। वेल यू नो, मुझे पैसे बचाने की आदत है। घड़ी चाहे 70 लाख की हो या 700 की, लेकिन समय तो एक ही दिखाती है। बहुत से लोग यही कहेंगे कि इस तरह की चाय सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता। बल्कि मुझे तो लगता है कि मार्केट में बिकने वाली चाय इससे कहीं ज्यादा टेस्टी होती है। इस तरह की चाय एंशिएंट समय की शुरुआत में बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसे पिया और इसीलिए चाय की पत्तियों की तादाद कम हो गई और उसकी वजह से इस चाय का दाम बढ़ गया। हरमन गिल की बात सुनकर दिलीप ने उसे अपनी आंखों में बेरहमी के साथ देखा और यही सोच रहा था कि हरमन गिल अभी भी इतना ज्यादा शांत कैसे था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इस समय भी हरमन गिल चाय के बारे में बात करने के मूड में था। जाओ जाकर बाहर से चाय खरीद लाओ। दिलीप की बातें सुनकर वो नौकर फिर तुरंत ही हरमन गिल की पसंद की चाय खरीदने चला गया और 20 मिनट बाद वापस लौटकर उसने हरमन गिल के लिए चाय बनाई। इसे कहते हैं चाय। अब्रॉड में इस तरह की चाय मिलना बहुत मुश्किल होता है। हरमन गिल को इतना शांत देखकर दिलीप का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था, लेकिन फिर वो ये भी जानता था कि उसे इस समय हरमन गिल को नाराज नहीं करना चाहिए। दिलीप के हिसाब से मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर का इनविटेशन सभी को जा चुका था और इसीलिए बाद में मोरे फैमिली के सभी कनेक्शंस वहाँ पर आ ही जाने वाले थे। दिलीप चाहता था कि हरमन गिल को पता चले कि मोरे फैमिली को चैलेंज करने का क्या अंजाम होता है। 20 साल पहले भी मोरे फैमिली हरमन गिल को शीश महल से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी और आज भी मोरे फैमिली को भरोसा था कि वो अभी भी उसे हरा सकती है। दूसरी तरफ
मोरे फैमिली से बाहर निकलने के बाद सभी असिस्टेंट अलग अलग दिशा में निकल गए थे। उन सभी का एक ही मकसद था और वो था लोगों से ये पूछना कि उनमें से कौन कौन मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर को अटेंड करेगा, और उसके साथ ही साथ उन्हें इंद्रजीत कौर को भी ढूंढना था। उनके हिसाब से हरमन गिल अकेला मोरे फैमिली आया है तो उसने जरूर ही इंद्रजीत कौर को कहीं ना कहीं छुपाया होगा, और अपने दिमाग में इसी प्लान के साथ वो सब के सब अपने अपने रास्ते चले गए। आधे घंटे बाद, ये आधा घंटा मोरे फैमिली के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। एक बार मोरे फैमिली के इकट्ठा होने की नोटिस बाहर चली जाएगी तो ये बात शीश महल में बहुत ज्यादा हलचल मचा देगी। हालांकि ये बात और थी कि ये बस मोरे फैमिली की इमेजिनेशन थी। खैर, फिलहाल मोरे फैमिली के घर में मोरे फैमिली के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान थे। आधा घंटा बीत चुका था और उसके बावजूद अभी तक कोई भी उनके घर नहीं आया था। ऐसे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। दिलीप, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? जिन लोगों को मोरे फैमिली ने इनवाइट किया था पास में, वो सभी लोग मोरे फैमिली को इम्प्रेस करके उनसे फायदा लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों में से कोई भी वहाँ पर नहीं आया था। और आना तो दूर, उनमें से किसी ने एक बार भी फोन तक नहीं उठाया था। दिलीप को भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था। आफ्टर ऑल, शीश महल में मोरे फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई वहाँ पर ना आए। बल्कि एक पल के लिए तो दिलीप को ऐसा भी लगा कि शायद उसके फोन में सिग्नल नहीं है और यही वजह थी कि सिग्नल की तलाश में वो बाहर तक निकल कर गया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और रही बात हरमन गिल की, तो वो अभी भी शांति से अपनी चाय एंजॉय कर रहा था। तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि आज कोई भी मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर पर नहीं आएगा। इम्पॉसिबल। जो रिश्ता हमने इतने सालों में एस्टैब्लिश किया है उसे तुम अकेले नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है फिर, मेरा क्या है, करते रहो इंतजार। उस समय दिलीप ने अपने असिस्टेंट को फोन लगाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने अपना फोन उठाया और लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को खुद ही फोन लगाने लगा। दिलीप ने अब तक लाइन से 20 नंबर्स पर फोन लगा दिया था, लेकिन उन सभी ने असल में उसके नंबर को ब्लॉक करके रखा हुआ था। जल्दी से मुझे अपना फोन दो। उसके बाद दिलीप ने गार्गी के फोन से सभी को कॉल लगाया और उसके बाद वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। उसकी वजह ये थी कि गार्गी का नंबर तक सबने ब्लॉक करके रखा था। डैम, हरमन गिल, तुम क्या चालें चल रहे हो? समय बीतता जा रहा था, लेकिन अभी तक वहाँ पर एक भी आदमी नहीं आया था। उसी एक पल में मोरे फैमिली ने 20 सालों से ज्यादा जो नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था वो टूटता हुआ नजर आ रहा था। मैंने क्या किया है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया है तो क्या तुम मेरी बात का भरोसा करोगे? जाहिर सी बात थी कि दिलीप को हरमन गिल की इस बात पर भरोसा नहीं था। तुम मोरे फैमिली के साथ निपटना चाहते हो, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना नहीं था तो क्या तुम शीश महल आने की हिम्मत करते? हाउ फनी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा करूंगा? गार्गी बहुत ही ज्यादा हैरान थी और अगले पल उसने पलटकर टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। वहाँ टीवी पर सोलेल सोसाइटी के चेयरमैन ने पब्लिकली ऑलरेडी पूरी कहानी बता दी थी कि पास में मोरे फैमिली ने क्या किया था, और ये सुनते ही पब्लिक में जैसे हलचल सी मच गई थी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर हंगामा मच गया था। क्या उस समय गौरदास को फंसाया गया था? हरमन गिल के साथ निपटने के लिए मोरे फैमिली ने गौरदास को फंसाया था। डैम, मोरे फैमिली वाकई में बहुत घटिया है। चलो चलकर मोरे फैमिली से सवाल करते हैं। हाँ, हमें मोरे फैमिली के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उन लोगों ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर एक आदमी नजर आया। जब सबकी नजर उस आदमी पर पड़ी तो हर कोई शॉक्ड रह गया था। मैं भी देखता हूँ कि किसकी ऐसा करने की हिम्मत है। दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि कनिष्क था। शीश महल में फैली अफवाहों के हिसाब से हरमन गिल और कनिष्क के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि उस समय में उन दोनों के बीच की पोजीशंस में बहुत ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन वो लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। और अब जब गौरदास की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट खत्म होने को ही थी, तो ऐसे में कनिष्क का इस समय वहाँ पर आना सबको बहुत ही अजीब लग रहा था। और उस समय कनिष्क अकेला नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आया था, और जिन लोगों को वो लेकर आया था वो सब के सब कनिष्क के स्टूडेंट्स थे। ये सब देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वाले लोग एक पल के लिए हैरान रह गए थे। उन सभी के हिसाब से शायद कनिष्क वहाँ पर गौरदास से निपटने के लिए आया था, और अगर ऐसी बात थी तो गौरदास ने अगर कुछ गलत किया भी नहीं होता तब भी वो कभी भी अपने नाम पर लगे हुए दाग को मिटा नहीं पाता। हर कोई इस समय अपनी सांसें रोके यही इंतजार कर रहा था कि कनिष्क इसके बाद क्या करने वाला था। कनिष्क इस तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे गया और स्टेज के सामने जाते अचानक से वो गौरदास के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी आंखों के सामने इस तरह के नजारे को देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। यहाँ तक कि कनिष्क के साथ जो लोग आए थे वो भी इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। कनिष्क ने इस तरह जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर गौरदास को देखा। गौरदास, भले ही मैं और तुम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही सच्चे और नेक इंसान हो। उस समय मैं यहाँ पर नहीं था कि मैं चीजों को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकूं, और नहीं मेरे पास कोई एविडेंस था। लेकिन आज फाइनली किसी ने सबको सच बताने का रिस्क उठाया है। आज के बाद अगर किसी ने भी तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की तो वो आदमी मेरा दुश्मन होगा। कनिष्क की बात सुनकर हैरानी से गौरदास का मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि खुद निधि वर्मा भी हैरान रह गई थी।
लेकिन ध्रुव के चेहरे पर स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले से ही जानता था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, और इसीलिए उसे इस बात पर कोई हैरानी भी नहीं हुई। जैसा कि सुलेल सोसाइटी के चेयरमैन ने कहा, जिन लोगों ने गौरदास को फंसाया था उन लोगों ने ऐसा केवल हरमन गिल की वजह से नहीं किया था। मतलब उस जमाने में हरमन गिल वाकई पावरफुल था, लेकिन इस चीज की वजह से मोरे फैमिली गौरदास को टारगेट नहीं करने वाली थी, बल्कि इसके पीछे उनका इससे भी बड़ा कोई मकसद था। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो मोरे फैमिली और कटोका की फैमिली दोनों एक बराबर नहीं होती। आज अगर कनिष्क वहाँ पर नहीं आता तो उस फैमिली से वहाँ कोई ना कोई जरूर आ जाता, और वो फैमिली कभी भी इस मामले को पब्लिक में नहीं जाने देती। लेकिन आज कनिष्क वहाँ पर आ गया, और वहाँ पर आने के बाद उसने न सिर्फ गौरदास के नाम पर लगे हुए दाग को हटाने में मदद की, पर साथ ही साथ उसने सबको वार्निंग भी दी कि कोई भी गौरदास को चोट ना पहुँचाए, और अगर कोई भी ऐसा करता तो वो कनिष्क का दुश्मन माना जाता। कनिष्क को वहाँ पर देखकर निधि वर्मा ने फाइनली राहत की सांस ली। जो मुट्ठी अब तक उसने नर्वसनेस के मारे बांधी हुई थी वो फाइनली खुल गई थी। और फिर निधि वर्मा ने पलट कर ध्रुव को देखा। जब ध्रुव ने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि निधि वर्मा उसे ही देख रही है। क्या हुआ? ये सब तुमने किया है? मैंने किया है? अब ये मत कहना कि तुम्हें लगता है कि मैं कनिष्क जैसे किसी को इनवाइट कर सकता हूँ। नहीं तो तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचती हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचती हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं पहले तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। दूसरी तरफ जब गौरदास ने कनिष्क को जमीन पर अपने घुटनों पर बैठे हुए देखा तब वो जल्दी से भागकर उसके पास गया। कनिष्क, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो, ये मामला फाइनली सॉल्व हो चुका है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि प्रेस अभी भी एक बार फिर से मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे? गौरदास की बात सुनकर कनिष्क हंसा और अपनी जगह से खड़ा हो गया, और फिर वो और गौरदास एक दूसरे से ऐसे गले मिले जैसे मानो दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हों। तुम चिंता मत करो, उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है रूमर्स फैलाने की। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी अपने सभी स्टूडेंट्स से कह दिया है कि वो आज एक जॉइंट लेटर लिखें जिसमें तुम्हारी सभी पोजीशंस को वापस पाने की बात हो। ओह, एक्चुअल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेगुनाही साबित हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं, इतना काफी नहीं है। जितने साल तुम अब्रॉड रहे हो उसके अलावा अभी तक तुम्हारे रिटायर होने का समय नहीं आया है। तुम्हें अभी भी कुछ और सालों तक काम करना है, और उसके बाद ही तुम अपनी रिटायरमेंट की एज तक पहुंच पाओगे। गौरदास को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन फिर वो चुप हो गया और फाइनली उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर चलता हूँ। चिंता मत करो, मेरे लोग बिना किसी शक के तुम्हें और वर्मा फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। कनिष्क की बात सुनकर गौरदास ने खुश होकर उसे थैंक यू कहा। उसके बाद जैसे ही गौरदास दरवाजे से बाहर निकला उसे बाहर बहुत से लोग खड़े हुए नजर आए। ये तुम इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर क्यों आए हो? गौरदास जानता था कि कनिष्क उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत थी। मोरे फैमिली के मामले के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। एक्चुअली मैं इन लोगों को ध्रुव के लिए लेकर आया हूँ। चिंता मत करो ध्रुव, क्लूज को ट्रैक करके इस बात का पता लगाएंगे कि मोरे फैमिली के साथ वो कौन है जिसने तुम्हें फंसाने के लिए उनका साथ दिया। कनिष्क की बात सुनकर गौरदास को फाइनली समझ में आ गया कि वहाँ पर चल क्या रहा है, और इसलिए उसने फिर पलट कर ध्रुव को देखा। तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। बिल्कुल भी नहीं। गौरदास के साथ हुई नाइंसाफी फाइनली सबके सामने आ गई थी, और बहुत जल्द पूरे के पूरे शीश महल और यहाँ तक कि पूरे देश को पता चल जाना था कि उन दोनों गौरदास और मोरे फैमिली के साथ क्या हुआ था। लेकिन गौरदास के लिए मंजिल तक पहुँचने का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। बाहर जाने के बाद ध्रुव ने फिर अपना फोन निकालकर नेहाल को फोन लगाया। दूसरी तरफ नेहाल अभी भी अपने उन लोगों के बेस में था। मिस्टर गिल, आप तैयार हैं? सब लोगों को इकट्ठा करो। डेस्टिनेशन क्या है? मोरे फैमिली का हेडक्वार्टर। श्योर। उसके बाद नेहाल ने कुछ भी नहीं कहा। उसने इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। फाइनली वो मोरे फैमिली के साथ डील करने के लिए हरमन गिल की मदद लेने में कामयाब होने वाला था, और फिर बहुत जल्द नेहाल ने ध्रुव को एक मैसेज भेजा। सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक बार आपका ऑर्डर मिलते ही वो लोग मोरे फैमिली के घर चले जाएंगे। उसी समय पर पूरा का पूरा शीश महल शॉक्ड था। गौरदास के नाम पर लगा हुआ दाग फाइनली क्लियर हो गया था, और अब मोरे फैमिली मुसीबत में थी। गौरदास अब लोगों को मोरे फैमिली के घर ले जा रहा था। हरमन गिल वापस आ गया था, और उसका अटैक मोरे फैमिली पर एम्ड था। गौरदास के अलावा ध्रुव भी अपने आदमियों के साथ वहाँ मोरे फैमिली के घर पर आया था। कनिष्क भी वहाँ पर मौजूद था, और उन सभी का टारगेट मोरे फैमिली थी। इस तरफ मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स में दिलीप, अब हमें क्या करना चाहिए? बाहर मौजूद वो सभी लोग कह रहे हैं कि मोरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। गार्गी की बात सुनकर दिलीप ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, लेकिन उसके हाथ डर के मारे कांपे बिना रह नहीं पा रहे थे। दिलीप को साफ साफ समझ में आ रहा था कि अगर एक ही चीज को लोग बार बार बोलते रहेंगे तो बाकी के लोग उसे सच मान ही लेंगे।
इस समय शीश महल की सड़कें खाली थी, जबकि मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स के बाहर बहुत से लोगों ने उन्हें घेर कर रखा हुआ था। लेकिन उस समय हरमन गिल अभी भी चाय पी रहा था। ये सब कुछ उसने बिना किसी मदद के किया था। ये सब कुछ उसने खुद किया था। तुम मिलिट्री स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा अच्छे हो। दिलीप ने इतनी तेज टेबल पर हाथ मारा कि हरमन गिल के कप में रखी चाय भी छलक गई। पर इसके बावजूद हरमन गिल बहुत ज्यादा शांत था। मोरे फैमिली उसके सामने बहुत ज्यादा कमजोर थी। वो केवल एक चींटी की तरह थी जिसे वो आसानी से अपनी उंगलियों से मसल सकता था। तुम्हें वाकई में लगता है कि इन लोगों को बिना सोचे समझे तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करने से तुम मोरे फैमिली को बर्बाद कर दोगे? हरमन, ये मत कहना कि अब्रॉड में भी अपनी करंट पोजीशन हासिल करने के लिए तुमने इन्हीं घटिया तरीकों का इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ये बात साफ कर देता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरी जगहों में तुमने क्या और कैसे चीजें की हैं, लेकिन मोरे फैमिली में तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। कुछ चीजों का फैसला तुम नहीं कर सकते हो। सच पूछो तो मैं इस देश में कुछ महीने पहले ही आ गया था। हमारी नजर तुम्हारे हर मूव पर थी। तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता था कि तुम इस देश में वापस आए हो? मुझे याद है, अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारा बेटा कठौता एरिया में ही मर चुका होता। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है? हरमन गिल की बात सुनकर दिलीप शॉक्ड हो गया था और कुछ समय तक उसकी बोलती बंद हो गई थी। क्या इत्तेफाक है। मैं भी तो यही चाहता था कि तुम एग्जैक्टली यही सोचो। तो तुम सभी बेवकूफ बन गए हो। उस समय दरअसल मैं मोरे फैमिली के साथ निपटने के लिए एक प्लान को एक्शन में लाने के लिए आया था। और रही बात ध्रुव की, तो मैं तो बस उसे हाय बोलने के लिए आया था। इनफैक्ट अगर मैं उससे नहीं भी मिलता तब भी वो ठीक ही रहता। लेकिन एक बार मैं उससे मिला तो तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया। वेल, क्योंकि तुमने आज मुझे चाय ऑफर की है, इसलिए आज मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और फिर उसके बाद तुम सुकून से मर सकते हो। हरमन गिल के शब्द घमंड से भरे हुए थे और उन्हें सुनकर दिलीप भी हैरान रह गया था। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने कुछ एसेट्स दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किए थे। तुम नॉर्थ ईस्ट एरिया के साथ बहुत करीब से काम कर रहे थे, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, ठीक कहा। सोलर सोसाइटी के होते हुए हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के साथ करीबी बिजनेस कॉर्पोरेशंस होना नॉर्मल है ना? नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे पास 300 से भी ज्यादा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमत 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कीमत वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 13 अरब 73 करोड़ 52,07,600 रुपए और 52 पैसे होनी चाहिए। हरमन गिल की बात सुनकर गार्गी अब पूरी तरह से हैरान हो गई थी। भले ही वो मोरे फैमिली के हेड्स में से एक थी, लेकिन इतनी बड़ी मोरे फैमिली में उसका काम एक्चुअल में एक जनरल अकाउंटेंट का था और इसीलिए उसे हर एक अकाउंट के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन उसके बावजूद वो उतनी साफ तरह से नहीं पता था जितनी साफ तरह से हरमन को पता था। हरमन की बात सुनते ही गार्गी ने तुरंत ही अपना फोन अनलॉक किया और अपना टेम्पररी फाइनेंशियल ऐप खोला और अगले पल उसे एहसास हुआ कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हरमन गिल ने कहा था। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर किस तरह से पॉसिबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के अंडर था और गार्गी के अलावा किसी को भी इस अमाउंट के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इस कीमत के बारे में कैसे पता है? मैं इलीगल तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए तुम पर केस कर दूंगी। इलीगल तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स जानना? गार्गी, तुम वाकई में बूढ़ी हो रही हो और शायद इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर दे रहा है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ए हूँ, इसलिए जाहिर सी बात है कि मुझे तो ये पता ही होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो लाक्सपुर रियल एस्टेट कंपनी के साथ होना चाहिए, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की है और उसे तुमने आज से 2 महीने पहले साइन किया था। उसके बाद जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो... हरमन गिल ऐसे ही उन कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बताता जा रहा था जैसे मोरे फैमिली ने एक के बाद एक साइन किया था। और उस पूरे प्रोसेस के दौरान गार्गी घबराते हुए हर कॉन्ट्रैक्ट चेक करती जा रही थी और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे कि हरमन गिल ने बताए थे। गार्गी की बॉडी इस समय लगातार कांप रही थी। अगर हरमन गिल इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर बात कह रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि हरमन गिल हर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ही पार्टी ए रहा है। तुम्हें सब कुछ इतना साफ साफ कैसे पता है? तुम तो इसे मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। मुझे कैसे नहीं पता होगा? आफ्टर ऑल ये सब तो वही बदला है जो मैंने मोरे फैमिली के अगेंस्ट लिया था। लेकिन तुम इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टी ए कैसे हो सकते हो? हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो सब के सब सीक्रेट सोलर सोसाइटी से रिलेटेड हैं। बताओ मुझे, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? इनफैक्ट मैंने ही तो सोलर सोसाइटी से कहा था कि वो तुम्हें इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए कहे। नहीं तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें कटोका की उस फैमिली से रिवॉर्ड मिला है? हरमन गिल की बात सुनकर गार्गी की पूरी बॉडी कांपने लगी और अगले ही पल उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो धम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गए। ये कैसे पॉसिबल है?
सोलील सोसाइटी तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? बहुत ही सिंपल है। मैं कटोका गया था और उस फैमिली से मैंने सोलेल सोसाइटी को खरीद लिया। तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? अब न सिर्फ इस देश में मौजूद सोलेल सोसाइटी की ब्रांच, बल्कि पूरी की पूरी सोलेल सोसाइटी अब मेरी है। हरमन गिल की बात सुनते ही पूरी की पूरी मोरे फैमिली सदमे में आ गई थी। आफ्टर ऑल, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सोलेल सोसाइटी से उन लोगों ने खुद को जोड़ने का सपना देखा था, वो ऑलरेडी हरमन गिल के अंदर होगी। ये इम्पॉसिबल है। तुम झूठ बोल रहे हो। एक टाइम के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि तुम ओवरसीज में सोलील सोसाइटी को खरीदने के लायक हो, तब भी सोलील सोसाइटी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पैसे नहीं दे सकती, है ना? ये वाकई में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हर कोई गरीब है, लेकिन सच पूछो तो मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि तुम ये बात भूल गए हो कि भले ही मैं पावरफुल नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी इस देश में ऐसे अनगिनत लोग थे जो मुझे फॉलो करते थे, खासतौर पर मेरे लॉयल सबऑर्डिनेट्स। तो तुम ये कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला वो बंदा ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं? उनके पास भी इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। मैंने कहा ना कि मैं ये रकम बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर सकता हूँ। मैं श्योर हूँ कि तुम सभी ने नोटिस किया होगा कि कैसे कुछ समय पहले गोल्ड के प्राइस क्रैश हो गए थे। डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस 350 से गिरकर 340 पर आ गए थे। अनलेस तुम्हारे पास गोल्ड का माउंटेन है। दिलीप की बात सुनकर हरमन गिल ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो डर गया हो, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक है? दिलीप को अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। मोरे फैमिली के बाकी के लोग और भी कहीं ज्यादा शॉक्ड थे और हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। ये हरमन गिल ही था जिसने जानबूझकर हमें सब कुछ पता लगाने से रोकता रखा था। हरमन, एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई है। अगर तुम्हारे पास गोल्ड माइन है तो गोल्ड माइन की कीमत अनमोल है। मेरा मानना है कि इस देश में बस केवल 3 ही लोग हैं जिन पर इंद्रजीत, ध्रुव और गौरदास, लेकिन इन तीनों में से कोई भी गोल्ड माइन सेल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। इसलिए तुम्हारा पैसा कहाँ गया? मुझसे पूछने के बजाय क्यों ना तुम लोग खुद चेक करो और देखो कि किसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हरमन गिल की बात सुनने के बाद गार्गी ने फिर तुरंत ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कहा और कुछ ही मिनटों के बाद गार्गी के सबऑर्डिनेट्स में से एक ने उसे कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ा दिए और फिर गार्गी को रियलाइज हुआ कि उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर नाम अलग अलग थे। लेकिन अगर वो लोग उन सभी कंपनीज के पीछे के इन्वेस्टर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जारी रखें तो उनकी सभी इन्वेस्टिगेशंस उन्हें एक ही आदमी की तरफ लेकर जाएंगी, बबलू गणपत। ये उसका काम है। बबलू गणपत हरमन गिल का पुराना सबऑर्डिनेट था जो हरमन गिल के लिए काम करता था। लेकिन उस समय हरमन गिल के देश छोड़कर जाने के बाद सबको यही लगा कि बबलू गणपत ने हरमन गिल से अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए होंगे और इतने सालों में हरमन गिल ने भी बबलू से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखा। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच एक फोन कॉल भी नहीं हुई थी। सभी के हिसाब से बबलू गणपत हरमन गिल से नफरत करता था। ऐसे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बबलू गणपत ने हरमन गिल की मदद की थी। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुमसे 20 साल तक ना मिलने के बाद वो तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करेगा? उस पर से ये तो इतना बड़ा फॉर्च्यून है। पहली बात तो ये पैसा तुम्हारे और मोरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत छोटी रकम है। और दूसरी बात, बबलू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों सगे भाइयों से भी कहीं ज्यादा करीब हैं और इसीलिए मैं बिना कोई सवाल करे भी बबलू पर भरोसा कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है कि उसने भी कभी मुझे निराश नहीं किया है। मुझे डर है कि ये एक ऐसी चीज है जो तुम या मोरे फैमिली अपनी सारी जिंदगी में भी कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। हरमन गिल की बात सुनकर एक पल के लिए गार्गी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और रही बात दिलीप की, तो वो इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड था। जिस सोलेल सोसाइटी को लेकर वो हमेशा से इतने घमंड में रहा था, वो एक्चुअल में उसके अपोनेंट हरमन गिल की थी। और यही वो पल था जब दिलीप को इस बात का एहसास हुआ कि क्यों वापस आने के बाद हरमन गिल इतना ज्यादा निडर नजर आ रहा था। तो अब मुझे लगता है कि मैं चाय पीना डिजर्व करता हूँ, है ना? लेकिन अगले ही पल वो बाकी की बची हुई चाय अलग फेंक देता है। एक्चुअली अभी अच्छी नहीं रह गई है, अब इसमें कोई टेस्ट नहीं रह गया है। हरमन, मोरे फैमिली ने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा है। तुम सही थे। अब तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, जिस बात पर मुझे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे इस बात पर भरोसा है। तुम्हारे अप्रूवल के बिना मोरे फैमिली का ग्रैंड डिनर नहीं हो सकता है और उसका इनविटेशन बस केवल बेकार पेपर के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। वेल, फिर दूसरे गेस्ट को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिलीप ने फाइनली अपने हालात से समझौता कर लिया है। आओ चलो बैठकर बात करते हैं। आज हमें अपनी 20 साल पुरानी सभी नाराजगियों को सुलझा देना चाहिए। दिलीप की ये बात सुनकर मोरे फैमिली के मेंबर्स और भी कहीं ज्यादा हैरान रह गए थे। ये नजारा देखने के बाद उन लोगों को एक बात तो समझ में आ गई थी और वो ये थी कि मोरे फैमिली ने अब पूरी तरह से समझौता कर लिया है।
बात करोगे? कैसे और किस बारे में? जिस भी बारे में तुम बात करना चाहो। मैं भी बहुत सी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब तक मैं हमेशा ही उन लोगों से बातें करता आया हूँ जो मेरे तरीके से मेरे साथ बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन बात दरअसल ये है कि क्या तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड हो? हरमन गिल के शब्द इस समय किसी तेज धार वाले चाकू के जैसे थे जो मोरे फैमिली के दिलों को छलनी कर रहे थे। हरमन गिल की बात सुनने के बाद मोरे फैमिली के लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो सब के सब इस समय ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जब वो पलट कर वार कर सके। दिलीप ने भी इस समय गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने दांत भींच लिए थे। उसके हिसाब से उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। हरमन, मैं मानता हूँ कि इस देश में बहुत से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी इज्जत करे तो उसके लिए तुम्हें पहले उसे इज्जत देनी होगी। लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अचानक से ही माहौल में टेंशन नजर आने लगी थी। ये कहने के बजाय कि दिलीप इस समय हरमन गिल से बात करके कॉम्प्रोमाइज कह रहा है, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो हरमन गिल को बातों में उलझा रहा है। सच कहा, लोगों को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला ऑलरेडी मर चुका हो तब ऐसा करना जरूरी नहीं है। आज मैं यहाँ पर पूरी की पूरी मोरे फैमिली को मौत के घाट उतारने के लिए आया हूँ। दुख की बात यह है कि ये जगह आज तुम्हारी कब्र साबित होगी। दिलीप के शब्द सुनते ही मोरे फैमिली में सब लोग सतर्क हो गए और उसी पल वहाँ के सभी दरवाजे भी बंद हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो? मैं मानता हूँ कि तुम वाकई में बहुत स्ट्रांग हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब्रॉड में तुम बहुत ही अच्छे से चीजों को मैनेज भी कर रहे हो। चाहे हमने कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली हो, लेकिन तुम हमारा नामो निशान भी पता नहीं लगा पाए थे। लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे कि 20 साल पहले थे। 20 साल पहले भी तुम बहुत ज्यादा घमंडी थे। जब मोरे फैमिली ने तुम्हें अकेले आने दिया था तब तुम वाकई में अकेले आए थे, और अब जब तुम मोरे फैमिली से बदला लेने आए हो तब भी तुम अकेले ही आए हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम वही गलतियां दोहरा रहे हो। दिलीप की बातें सुनने के बाद भी हरमन गिल शांत रहा और केवल कमरे को स्कैन करता रहा। उसने नोटिस किया कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नजरों में अजीब से एक्सप्रेशंस मौजूद थे, अजीब से लुक्स मौजूद थी, जैसे कि वो सब के सब वहाँ पर हरमन गिल को जान से मारने के लिए आए थे। दरवाजे बंद करो, हरमन गिल को जिंदा पकड़ो। आज इसके और मोरे फैमिली के बीच में बस किसी एक का ही वजूद रह सकता है। दिलीप की बात सुनते ही मोरे फैमिली के मेंबर्स में जैसे एक अजीब सा जोश आ गया और सभी दिलीप के ऑर्डर्स को पूरा करने की तैयारी में लग गए। आज वहाँ पर मौजूद हर कोई हरमन गिल का दुश्मन था और दिलीप के ऑर्डर देते ही एक क्लिक की आवाज के साथ वहाँ का दरवाजा बंद हो गया। अगले ही पल सबकी नजरें हरमन गिल पर चली गयी। गागी, क्या तुम्हारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं? वो ऑलरेडी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ब्रिजेश, तुम्हारे लोग कहाँ पर हैं? तो भी हरमन को दफनाने के लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। गुड गुड। अनीत, अब बस तुम्हारे लोग ही बचे हैं। दिलीप के हिसाब से हनीत का बैकअप आते ही मोरे फैमिली के विला के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन सभी ब्लॉक हो जाएंगे। इस तरह से अगर हरमन गिल के पास पंख भी हुए तब भी वो यहाँ से बचकर भागने में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दिलीप के ऑर्डर देने के बाद भी हनीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनीत, चुप क्यों खड़े हुए हो? कहाँ हैं तुम्हारे आदमी? दिलीप, तुम्हें पता होना चाहिए कि मोरे फैमिली का विकास नगर वाला घर जला दिया गया है। अब वहाँ पर मौजूद लोग या तो मर चुके हैं या घायल हैं। ऐसे में मैं लोगों को कहाँ से लेकर जाऊँ? इस समय मोरे फैमिली की हर ब्रांच से करीब 10-10 हजार लोग वहाँ हेडक्वार्टर्स आ रहे थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ हरमन गिल से निपटने के लिए। ऐसे में हनीत का ये कहना कि उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, दिलीप और बाकी सभी को बहुत ज्यादा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू।